कितने लोग बिहार के हैं यहाँ पे, हाथ उठाओ। और सारा बिहार यही इकट्ठा है क्या? बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं तो सोचा थोड़े होंगे, 10-15 लोग होंगे, लेकिन लग रहा है 1% है। 1% है। भाजपा की सरकार बनाने हैं? भाजपा की सरकार कहां से आए? उत्तर प्रदेश लखनऊ से। लखनऊ से? लग नहीं रहे लखनऊ से आप। टोपी तो पहने वहां की, हिमाचल की लखनऊ की है। है? ये लखनऊ की है? हाँ, और क्या। अच्छा, लखनऊ में कहाँ की बनती है ये टोपी? ये सब अमीनाबाद में बनती है। ये बनती है? हाँ। अच्छा, ये कब से नकलची वहां बैठने लगे अमीनाबाद में? ये बहुत पहले से ही है। पहले से ही नकलची है? और क्या नाम हो गया आपका? देश की आजादी से महेंद्र। महेंद्र जी टोपी लगाए हिमाचल की, अमीनाबाद से खरीदी है। अमीनाबाद खास बाजार है लखनऊ का, वहां से इन्होंने खरीदी है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैन जी, मैं ऐसे ही बात कर रहा हूँ, वैसे कोई बात नहीं, आप लखनऊ के हैं, बहुत अच्छी बात। मैं भी वहीं का हूँ, वहीं का बाशिंदा हूँ, वहीं का रहने वाला हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जो मेहमान हैं आज मौजूद हैं, मैं उनसे पहले तारुफ करा दूं। आज हमारे सहयोगी भी बैठे हुए हैं। हाँ जी, बिल्कुल, बहुत अच्छे, तेज तरार करस्पॉन्डेंट है शंकर जी, खड़े हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया शंकर, थैंक यू सो मच। जा रहे थे, मैंने पकड़ लिया, कहाँ जा रहे हो? बोले बस काम से जा रहा हूँ। मैंने कहा यहीं रुको, बैठ जाओ। बिहार से हैं ये भी, बहुत बहुत शुक्रिया। बिहार में कहाँ से शंकर आप? दरभंगा से। दरभंगा से? दरभंगा उधर वो एक कोने पे था, एक दरभंगा, एक उधर वाला दूसरे का। बहुत बहुत शुक्रिया। अंश वस जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अंश जी, थैंक यू सो मच। सैयद यासिर जिलानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। राघवेंद्र दुबे जी समाजवादी पार्टी के इटावा के रहने वाले हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। पुष्पेंद्र श्रीवास्तव जी आम आदमी पार्टी के हैं, पहले पत्रकार, अब आम आदमी पार्टी इन्होंने ज्वाइन कर ली है, उसके नेता हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो क्या हुआ? प्रदेश कौन सा है पूछ लीजिए। नहीं, कोई जरूरत नहीं, प्रदेश है ये। अलीगढ़ के होंगे? कहाँ के? अलीगढ़ के? नहीं, मैं तो आपका पड़ोसी सुल्तानपुर से। सुल्तानपुर के हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद फैज खान साहब राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मोहम्मद फैज साहब। सूर्या मैथिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। रुंझुन है या चुनचुन है, क्या नाम है? चुनचुन। और रुंझुन अच्छा लगता है हमें, थोड़ा उसमें थोड़ा बचता भी है थोड़ा थोड़ा, तो रुंझुन बिहार से, बहुत बहुत शुक्रिया रुंझुन, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ब्रजेश जी पत्रकार, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज बड़े दिनों के बाद जानी मानी एस्ट्रोलॉजर हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, नीति जी मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया नीति, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए। और उधर वो बैठे हैं, कहा है तुम ऐसा मना काहे कर रहे हो? निकाला नहीं है अभी हमने तुम्हें, बैठे रहो, तबीयत ठीक नहीं है इनकी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं, क्योंकि मौसम का कुछ पता नहीं कब बारिश हो जाए। जिसको बोलना होगा हाथ उठाएगा, मैं उसके पास हाजिर हो जाऊंगा। उन्होंने पहले कहा, उन्होंने मतलब विपक्ष ने, कि ये जो ईवीएम है ये वोट चोरी कर लेती, मतलब ऐसा एग्जैक्टली नहीं, लेकिन हाँ मतलब वही कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ है, ये बोला, ये वोट चोरी हो जाता है ईवीएम में। आप कह रहे हैं कि ईवीएम नहीं, पूरा का पूरा चुनाव चोरी हो जाता है। बोले कैसे? बोले महाराष्ट्र का चुनाव चोरी हो गया। बोले फिर? मैं आ रहा, परेशान ना हो। बोले महाराष्ट्र, पहले चुनाव, पहले मुद्दा रखने दो, नाराज घर से लड़ाई करके आयो क्या? मैं भी नहीं लड़के आया हूं घर से, बहुत अच्छे, एक कप चाय पी के चलता हूं वहां से, एकदम मूड बना के। पहले कहा ईवीएम वोट चोरी कर लेता, फिर अब कहा, अब जो नई बात है, उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी हो गया, फिर बोले कि बिहार का, पहले दिल्ली का हुआ चोरी, अब बोले बिहार में चोरी करने आए हैं, बंगाल का भी चोरी। बोले यहां पे तो 30 लाख, अब ये आंकड़ा कहां से आएगा? बोले 30 लाख वोटर कट सकता है। और आज तो शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि वो पता चल रहा है कि 90 लाख बंगाल में कट जाएगा। बहरहाल ये 30 है, 90, ये तो कोई वेरीफाइड आंकड़े नहीं है, लेकिन ये बात सच है कि वो ये कह रहे हैं कि चुनाव जो है चोरी हो गया। तो मैं सबसे पहले बीजेपी, आज मौका मैं बीजेपी को दूंगा, एंड देन द कांग्रेस। जी, पहले ईवीएम, अब पूरा चुनाव चोरी। देखिए, विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन है। उन्हें बिहार को समझना होगा। बिहार 2005 तक पहुंची है, 90 के दौर से बिजली की आपूर्ति सिर्फ 30% लोगों तक पहुंची थी। आज के दिन में 100% लोगों के पास बिजली पहुंची है। ये बिहार में 17 साल का बदलाव है एनडीए सरकार का। इस पे चर्चा करने में इनकी जान अटक जाएगी। जान अटक जाएगी? बस जी, जान किसमें अटकी है? तोता की जान किसमें
तोता की जान किसमें अटकी, ये तो बताएंगे। इस तोते की जान कहीं में थी? अरे कहानी नहीं सुना आपने? हैं? आ रहा हूं, आ रहा हूं, आ रहा हूं, आ रहा हूं, आ रहा हूं। भी है, ये कहावत भी उल्टी बोलते हैं। इनसे बोलिए पहले पढ़ के आए, राजा की जान तोते में थी भैया। यही तो मैं कह रहा वही कह रहा हूँ, कोई बात नहीं। अरे कहानी नहीं पढ़ी आपने? बचपन में सुनी भी नहीं? एक तोता था, उसके अंदर जान थी, पढ़े नहीं? वो उसके पैर उखाड़ा, फिर पर उखाड़ा, नहीं वो मरने लगा, फिर गर्दन मर गया, वो नहीं पढ़ी? कहां से रहने वाले हैं? दिल्ली के जमुना पार। तभी तो कह रहे दिल्ली वाले जो है ना, बिल्कुल एकदम पता नहीं पैर जमीन पे रहते हैं या नहीं रहते हैं। रहने वाले कहाँ के हैं आप? दिल्ली की मूल दिल्ली, पैदाइश दिल्ली की। और पिताजी? वो माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान। अब मैं इसके आगे कुछ ना कह पाऊंगा भाई, यहीं तक था बस, हम अपनी बाउंड्री में हैं, हद मुझे मालूम है अपनी, इससे बाद आगे नहीं कह पाऊंगा। वो कहानी जरूर सुनिएगा जाके। जी मैं आ रहा, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं इनका ये कंप्लीट कर लें उसके बाद, क्योंकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। जी प्लीज क्लियर। वही मैंने जो कहा, इन्होंने सही कर दिया, राजा की जान जो तोते में थी। तो उसी प्रकार से जो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी है, उनकी जान जो है चुनाव आयोग, चुनाव की ईवीएम हो चाहे किसी भी चीज हो, उस पूरी प्रणाली में अटकी पड़ी है। 2014 के बाद से चुनाव आयोग जो है संगीत कैटेगरी में रहा है। अब मैं बताता हूं कैसे। अरे भैया महाराष्ट्र का चुनाव ले लीजिए, उनसे हमने पूछा कि भैया वोटर लिस्ट दे दीजिए, ऐसी दीजिए जो पढ़ सके इंसान। क्या क्या रातों रात कानून बदल दिया गया कि ताकि वोटर लिस्ट ही न देनी पड़े। अच्छा आपने कहा कि ये बताइए कि चुनाव लोकसभा का हम जीते, यानी विपक्ष जीता महाराष्ट्र से, लेकिन विधानसभा का चुनाव हार गया, तो क्या ये हो नहीं सकता क्या? मतलब बोले कि आप 1 करोड़ वोटर कैसे, वोट कैसे बढ़ गया, ये हो नहीं सकता क्या? मतलब आपके मुताबिक चुनाव जीता या हारा नहीं जा सकता? देखो सवाल यहाँ पे जीता हारा की नहीं है। तो फिर सवाल क्यों पूछा? मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं और ये बहुत स्पष्ट, आप खुद सोचिए कि आपको याद होगा मोदी जी ने एक बार पहले कहा था कि भैया भारत में 600 करोड़ लोगों ने, मतदाताओं ने वोट दिया है, जबकि इस देश की आबादी कितनी है? 140। तो वही मोदी जी ने खेल किया। अच्छा आपको मैं याद दिला दे, ये बैठे हैं यहाँ पे, इलेक्शन लोकसभा चुनाव में दिया मोदी जी को, सरकार बनाई थी किसकी? आम आदमी पार्टी की। तो फिर ये कैसे हुआ? क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि अगर आप आंकड़ों पे ध्यान देंगे तो जो स्वास्थ्य विभाग है उसने ये आंकड़ा कहता है कि भैया महाराष्ट्र में जो टोटल अडल्ट पॉपुलेशन है वो 9 करोड़ 50 लाख के करीब है, और वोटर अडल्ट कितने हैं वहां पे? वोटर वहां पे है 9 करोड़ 70 लाख। अरे जितनी पॉपुलेशन नहीं, उससे ज्यादा वहां पे वोटर कैसे हो गए? ये सवाल हमने पूछा। अरे भैया आप आधी रात, नहीं नहीं नहीं, आप मैं पूछूंगा बीजेपी वाले क्लियर बोल रहा हूँ, क्लियर सोर्स है। राइट, आई टेकन योर पॉइंट। जी देखिए ये नाली, पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे थे, प्रणाली, ये इनके दिमाग को मुझे लगता है कि नाली एक बार भी नहीं बोला इन्होंने। नहीं प्रणाली से, प्रणाली बोला है, नाली नहीं। हाँ नाली एक बार भी नहीं बोला। देखो नहीं प्रणाली और मैं नाली लाए हैं ना। हाँ। क्योंकि आपके दिमाग में अगर भूसा भरा रहेगा आप इस तरह की बात करेंगे। आप तर्क रखें, तर्कहीन बातें क्यों कर रहे हैं? आप बार बार फेल हो जाते हैं जब आप सवाल करते हैं सरकार से या मोदी जी से, क्योंकि आपके पास तर्कहीन बातें होती हैं, तर्क नहीं होता है। आप पूरा का पूरा आपने एक क्वेश्चन किया कि लोकसभा में आप जीत जाते हैं, विधानसभा में हार जाते हैं, तो क्वेश्चन कर लेते हैं। आप हिमाचल जीत जाते हैं तो बल्ले बल्ले सुक्कू सुक्कू हो जाता है, हर चीज सूखा सूखा हो जाता है। भले आजकल थोड़ी सा माहौल डिफरेंट है। कर्नाटका जीत जाते हैं तो पहले कहते हैं कि 2.5 साल का फॉर्मूला रहेगा, अब एक ही मुख्यमंत्री। राइट, वो इंटरनल मामला है उनका। मुद्दे पे हूं, मैं बिहार पे ही रहूंगा। आप बिहार में देखिए, आप ईवीएम हैक करने की बात कर रहे हैं, हमने ईवीएम का कोई मतलब नहीं बनता, हमने भारत और बिहार की जनता के दिलों को सारे ईवीएम नहीं, वो तो कह रहे हैं चुनाव चोरी हो गया। अरे चुनाव, ये जो लोग पूरा का पूरा 75 की इमरजेंसी जैसा काला अध्याय दे सकते हैं, उनकी सोच भी तो उसी तरीके से। राइट, कमल जी आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। हाँ जी, मैं यहाँ पे पूछना चाहता हूँ, एक बहुत ज्यादा स्पष्ट सवाल जो है विपक्ष आज पूछ रहा है सरकार से और चुनाव आयोग से पूछना चाहता है, ये जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? आज जो ये पूरी प्रक्रिया जो चला रखी है एसआईआर की, इसमें पूरा बिहार जो है फंसा के रखा है। ये इनकी नीति रही है कि पूरे देश को ना किसी टास्क में दे देते हैं। आज बिहार की जनता को अपनी नागरिकता साबित करनी है, नोटबंदी कर दो तो पूरी देश की जिम्मेदारी है कि वो अपने नोट बदलवाए लाइनों में लग के। आज मैं कहना चाहता हूँ, एक बीएलओ है, वो रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया फॉर्म भरवाने के लिए। मैं आपको खबर दिखा सकता हूँ।
एक बीएलओ ने कहा वो दरभंगा के हैं, उन्होंने कहा कि भैया बरौनी के हैं, उन्होंने कहा कि भैया उन पे प्रेशर है कि वो फर्जी फॉर्म बनाए। ठीक है, एक यहाँ पे बीएलओ है, उन्होंने कहा कि भैया किस प्रकार से यहाँ पे उन पे प्रेशर भरा जा रहा है कि वो क्या कहते हैं कि जबरन जो है फॉर्म पे फॉर्म भरे जाए, क्योंकि उनको टारगेट पूरा करना है, इसलिए जो है वो ऐसे ऐसे फॉर्म भर देते हैं जिसमें राइट। मैं दे रहा ठीक है। एक व्यक्ति की आपने दिखाई, मैं समझ, वो एक्स पे आपने, मैं आ रहा हूं, एक्स पे आपने पोस्ट जो किया है वो देखा है। एक व्यक्ति और पूरा सिस्टम आप दांव पे लगा रहे हैं जी। मैंने आप सोचिएगा, नहीं आप कह सकते कि एक ही बानगी उठाई जाती है जी, सरकारी कार्य में विघन डालने का काम। राइट, टेकिंग योर पॉइंट जी। दीदी टेकिंग योर पॉइंट उसमें आप जी। भारत माता की जय संविधान। विपक्ष के समस्त राजाओं की जान केवल एक तोते में है। वो तोता एक वाक्य को परिभाषित करता है, संविधान खतरे में। ये संविधान खतरे में इस नैरेटिव से 240 पे लेके और आज फिर उसी भ्रम में ये देश को लाना चाह रहे हैं। घुसपैठिए पूरे भारत की समस्या है प्रतीक जी। 140 करोड़ देश की जनता तो बताइए ना, 30 लाख में कितने रोहिंग्या हैं और कितने बांग्लादेशी हैं और कितने नेपाल के हैं? बताइए ना, 30 लाख में कितने? लिस्ट आने तो दीजिए 1 अगस्त को, सब बताएंगे। ठीक है, मैं सब्र के साथ बैठा हूं। सब्र करिए, क्योंकि कैसे घुसपैठिए आप सीमांचल के एरिया बिहार को देखिए। ये लोग तो सूत्र को मूत्र बोलते हैं, लेकिन यही सूत्र हैं जो कहीं ना कहीं आपके अधिकारों को परिभाषित करते हैं। आपके अधिकारों को कैसे रोहिंग्या, म्यांमार और नेपाल के घुसपैठियों के एक एक परिवार से 50-50 लोगों की वोट्स हैं, लाखों में हैं। एक एक परिवार से 40-40 लोगों की वोट है, एक एक परिवार से 30-30, 20-20 लोगों की संख्या है। ये किसके अधिकार खा रहे हैं? देश की जनता के अधिकार। राइट, टेकिंग योर पॉइंट नितिन जी। ऑफकोर्स आपको देंगे 10 सेकेंड। मैं कहना चाहता हूं, यहाँ पे घुसपैठी की बात करें, हम सब लोग कह रहे हैं कि घुसपैठियों को अधिकार नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, आज ये आधार कार्ड हटा रहे, अरे भैया आप मतलब क्या कहना चाहते हैं कि आप राशन जो दे रहे हैं 80 करोड़ लोगों को, आप घुसपैठियों को राशन दे रहे हैं? आप जो सरकारी सुविधा दे रहे हैं, आप क्या घुसपैठियों को दे रहे हैं? एक बीएलओ जो है, जो आंगनबाड़ी का प्राइमरी स्कूल का टीचर है, उसको पता है कि घुसपैठिया कहाँ है। दिल्ली में इन्होंने अभी रिव्यू कराया, कितने लोग ले रहे थे उसे पता चला? अभी भी इन्होंने तर्कीन गलत बात कही। आधार को कहाँ हटा दिया है? आधार तो हमारी पहचान का आधार है। हमारे जो डॉक्यूमेंट्स तय किए हैं सरकार ने, वहाँ की मशीनरी ने, उसमें जो नंबर है, उन नंबर में जो पेपर्स हैं वो आपको सबमिट करने हैं। और हमारे सीमित संसाधनों पे अगर क्या कांग्रेस मानती है कि हमारे पास जो सीमित संसाधन है, सुनिए तो भाई साहब, जो सीमित संसाधन है, क्या कांग्रेस मानती है कि उस पे बाहरी लोगों का हक है? हम खुद अपने सीमित संसाधन पे भारतीय रहेंगे या बांग्लादेश से आके कोई रहेगा? ये पहले बताए कांग्रेस पार्टी ना वहां 3 में है ना 13 में है, लेकिन हर जगह आपको। अरे तो ये कौन सी बात हुई? क्या वो चुनाव नहीं लड़ेगी? अरे भैया वो सुनिए, अभी रोजगार मेला लगाने जा रहे हैं भैया, कांग्रेस रोजगार मेला लगाएंगे। दिल्ली में रोजगार मेला लगा के जो फ्रॉड ठीक है, वो आपकी अपनी रोजगार मेला। आराम से, बस आराम से। हाँ जी, समाजवादी पार्टी 4 लाइन बीजेपी के लिए, हमारे लिए बोलना, गजरे बनाओ और न तुम हार बनाओ, इंसानियत के कत्ल की तलवार बनाओ, इंसानियत के। अरे देखो बड़ी बोलने नहीं दूंगा, कितनी औकात लगाना। रुको भाई, ऐसा ना करो, ऐसा। वो कविता क्या, कहाँ से आए? अरे रुको, मैं तुम्ही से सुनूंगा। कहाँ से आना हुआ? बिहार में कहाँ से? गोपालगंज से। अरे थावे के बाद से आए हैं। जय हो माँ। अरे रुको, समाजवादी पार्टी अति उत्साह में नहीं, बिल्कुल आराम से। कविता तुम्हारी जो 4 हुआ, ये कि तुम्हारी 4 लाइन की जो कविता है उसमें ये आ गए बीच में। रुको मैं आता हूँ जी, कुछ कहना है? मुद्दा ईवीएम का भी, ईवीएम क्यों बंद होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? कौन चीज? ईवीएम के लिए। हाँ, ईवीएम जो मुद्दा है, बंद होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बंद होना चाहिए। विपक्ष बीच में तलाक का मुद्दा उठाया, उन्होंने ये शर्त रखा कि 22 देशों में तलाक बैंड है, तो हिंदुस्तान में बैंड क्यों नहीं होना चाहिए? कई देशों में ईवीएम बंद है, तो यहाँ पर क्यों नहीं होना चाहिए? आखिर क्या वजह है? दूसरी बात कि पार्लियामेंट। अरे आप दूसरे दुनिया छोड़ो, तो बताओ तुम्हारा मत क्या है कि ये ईवीएम बंद होना चाहिए, ईवीएम ठीक है? अगर पब्लिक को लगता है कि गलत है तो बंद होना चाहिए। हाँ, नहीं पब्लिक तो तुम छोड़ो, तुम अपनी बताओ। मेरी है कि बंद होनी चाहिए। तो इधर उधर की बात घुमा रहे थे मेरे भैया। क्या नाम है बताओ? आजाद जौहरी।
आजाद जौहरी कहते हैं कि बंद होना चाहिए ईवीएम। जी भाई साहब, चाहिए। मैं कानपुर से हूँ, ईवीएम बंद नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं बंद होना चाहिए? बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, ईवीएम ठीक है। ईवीएम ठीक। हाँ जी, ईवीएम ठीक है। ईवीएम ठीक है, लेकिन हाँ जी आप बोले समाजवादी, आओ। गजरे बना, अभी भी गजरे पे हो? हाँ गजरे बनाओ और न तुम हार बनाओ। हाँ। इंसानियत के कत्ल की तलवार बनाओ। हाँ। विकास करने की अब तुम्हें क्या है जरूरत? ये क्या मूर्ख है? विकास, अरे भाई, यहाँ तुम यहाँ। अब तुम एक काम, रुको, तुम एक काम करो, फिर से गजरे बनाओ। फिर बनाएगा, फिर बनाएगा, फिर से गजरा बनाओ। तलवार कहेंगे उतना ही। उधर फिर से गजरा बनाओ। इंसानियत के कत्ल की नहीं तुम गजरा फिर से कराएंगे। गजरा बनाओ। गजरे बनाओ और न तुम हार बनाओ। इंसानियत के कत्ल की तलवार बनाओ। विकास करने की तुम्हें अब क्या है जरूरत? हिंदू मुस्लिम चुनाव आयोग पकड़ो, सरकार बनाओ, यही तुम्हारा काम है, ये काम है। मैं ये कहना चाहता हूँ, आज पटना में भी बहुत सारे पत्रकार गए, 2-2 फार्म जा रहे। पटना नगर निगम की तरफ से एक फार्म फर्जी जा रहा है और वो भी डीएम के आदेश से। एक बीएलओ दे रहा है, 2-2 फार्म जा रहे हैं, कह रहे ये भी भरो, ये भी भरो, अगर नहीं भरा तो कट जाएगा। ये चुनाव आयोग की जितनी भद्द पिटी है, इस सरकार की जितनी भद्द पिटी है, उसका कोई नहीं। अरे भाई क्यों नहीं करते? 6 जनवरी 2025 में 6 जनवरी 2025 में चुनाव आयोग ने जो रिवीजन किया था, पर रिवीजन के बाद भी बोलने नहीं दूंगा, यहाँ सर चलाने बोलने नहीं दूंगा। जब भी बोलोगे तब बोलूंगा, ध्यान रखना। सुना, आपके बीच में नहीं बोला, यही इनकी तमीज है, यही संस्कृति है। हो गया तुम्हारा? नहीं, 6 जनवरी 2025 को जब रिवीजन हो गया, लिस्ट प्रकाशित हो गई। चुनाव आयोग क्या कर रहा था? अब बता रहे कि 12,000 मर गए, पहले नहीं मरे थे, अब मर गए, पहले जिंदा थे, एकदम मार दिया 6 महीने में। ये सरकार जो है जिस तरीके की बेईमानी कर रही है, इस बेईमानी को पूरी दुनिया देख रही है। और जो इनका जो ना चल रहा है ना, मिले सुर मेरा, तुम्हारा तो सुर बने हमारा, इनका वही चल रहा है। और तालमेल जनता सब जान रही है। और जनता जिस तरीके से बीएलओ पे एफआईआर दर्ज कराई गई, पत्रकारों पे एफआईआर दर्ज कराई जा रही है, जबकि वो पूरा बाकायदा इनको चुनाव आयोग को पूरा नंगा कर रहे हैं। और देखने की जरूरत है, स्वायत्त संस्था है, जिस तरीके से इन्होंने उस संस्था को बदनाम करने की कोशिश की है, उससे इस पूरे देश को पूरे लोग शर्मिंदा हैं। क्या किस तरह के, अगर म्यांमार के लोग हैं, अगर नेपाल के लोग हैं, बांग्लादेश के लोग हैं, 20 साल से सरकार आप गठबंधन की चला रहे हो, तो 11 साल से केंद्र में चला रहे हो, क्यों नहीं ये सरकार उनको निकलने का काम किया? कौन सी किस्त भेजी म्यांमार में? अरे बिहार के लोग तो पूरी दुनिया में जा रहे, पलायन के लिए प्रसिद्ध है। कोई नहीं बोलेगा, बोलेंगे यही आज। बिहार के लोग पूरी दुनिया में जा रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि भैया म्यांमार के, बर्मा के, नेपाल के, अरे सारे लोग आ गए। तो आप लोग क्या कर रहे हैं? सरकार कोई झुंझुना बजाने के लिए नहीं है, सरकार है कानून व्यवस्था बनी रहे। और बॉर्डर से अगर कोई घुसा है तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, और अगर राज्य सरकार के लिए कुछ हुआ है तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाने का काम करें। और सरकार बिल्कुल, और चुनाव आयोग ईमानदारी से काम करने का काम करे। तो किस मतलब बीच में बोले, तुम फिर गजरा से शुरू करो। हाँ, वही से शुरू कर देंगे, वही गजरा शुरू। अरे इतना मैं कह रहा हूं कि तुम इतना काहे बोल रहे थे? रुक, नहीं सर, अभी आप बिल्कुल पूछ लीजिएगा। तुम्हें इतना बोलने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ तुम एक लाइन कह दिया करो, संविधान, बस खत्म कहानी। हाँ रुको, सवाल पूछो। इस देश में आपको बोलने का अधिकार है कि नहीं, अब मान लिए? पिछले 10 मिनट से लगातार आप बोल रहे हो, उन्होंने पूरा अवसर आपको दिया। दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, और इस घर को लगी आग घर के चिराग से। दिक्कत यह है ना, ईवीएम और चुनाव को हैक करने के लिए किसी भाजपा या मोदी जी की जरूरत नहीं है। जब आप ये कहते हैं चीन भारतीयों को पीटता है और लखनऊ कोर्ट में आपकी पेशी। अरे सुनो यार, रुको, एक मिनट सुनो, एक मिनट इधर आओ, मेरी बात सुनो। तुम्हें कहने में या सुनने में दिक्कत होगी, मैं कह दे रहा हूं। आडवाणी जी कुल मिला के देश नहीं है,
और जो जो संविधान के पहलू है वो चलेगा। मतलब जो अडवाणी जी ने कह दिया वो बिल्कुल एकदम नहीं, जो अडवाणी जी ने कह दिया ब्रह्म वाक्य हो गया जी। अरे भैया शांत रहो, इतने देर से आप बोले हो। मैं ये कहना चाहता हूं ईवीएम या चुनाव को हैक करने के लिए मोदी जी या बीजेपी की जरूरत नहीं, चुनाव आयोग की जरूरत नहीं है। जब आपके सबसे बड़े नेता ये स्टेटमेंट देते हैं कि चीन घुस के भारतीय सैनिकों को पीटा, और जब सेना के अधिकारी आपके ऊपर मुकदमा दर्ज करते हैं और आज लखनऊ कोर्ट में आपकी पेशी होती है, और जब आप क्षमा मांगते हैं तो अपने आप ईवीएम हैक हो जाती है भारतीय सेना पर प्रश्न चिन्ह लगाने से। ईवीएम हैक हो जाती है जब आप राम जी पर ही प्रश्न चिन्ह लगा देते हो। ईवीएम तब हैक हो जाती है जब आप पाकिस्तान के पोस्टर बॉय और पोस्टर गर्ल बन जाते हो, और ईवीएम तब हैक हो जाती है जब इस देश की शान में कहने की बजाय अमेरिका और यूरोप के देश में जाकर भारत की आलोचना करने लगते हो, तब अपने आप ईवीएम हैक हो जाती है। और मैं बताऊं भैया, एक मिनट, ये समस्या घुसपैठियों की आज से नहीं मेरे प्यारे बिहार वासियों, सुन लो इस न्यूज 18 इंडिया के माध्यम से। जब मगध साम्राज्य था, मौर्य साम्राज्य के समय भी ये प्रश्न आया था कि ये विदेशी हमारे देश में आ रहे हैं, शरणार्थी आ रहे हैं, तो कहा गया था कल को ये हमारी पौर सभा में बैठकर हमारे अधिकारों को चुनौती देंगे। राइट राइट राइट। फैज भाई बड़ा अच्छा लच्छेदार भाषा बोलते हो तुम, है गुरु। वहाँ मौर्य डायनेस्टी से लेके तुमने सबको समझा दिया इतनी देर। जी प्लीज रिस्पॉन्ड, जो कह रहे थे। मैं कहना चाहता हूँ ये घुसपैठियों का जब भी बात आती है जिक्र, ये चुनाव के समय पे काहे आने लग जाती है। दिल्ली का चुनाव आए, मैं यही कह रहा हूँ कि जैसे ही चुनाव आता है खतरे में संविधान आ जाता है, और पूरा देर तक बैठे रहते हो। जैसे चुनाव आता है तुम भी संविधान खतरे में बताने लगते हो। काम करा करो, बताया करो। हाँ। मैं यहाँ पे बात करना चाहता हूँ, हाँ। जब यहाँ पे संविधान खतरे की बात आती है तो संविधान खतरे की बात तब आती है और विपक्ष तब उठाता है जब भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में जो उप मुख्यमंत्री है वो कहती है कि हमें 400 सीटें दे दीजिए, हमें संविधान बदलना है। जब इनके सारे प्रत्याशी, चाहे अरुण गोविल हो, ज्योति मिर्धा हो, लल्लू सिंह हो, आज काया पुण्य सांसद बिठा रहे हो, वो बार बार कहते हैं कि हमें 400 सीटें दे दीजिए, हमें संविधान बदलना है, तो इनकी मंशा पे सवाल उठता है। इनकी मंशा पे तब सवाल उठता है। अभी हाल मैं आपसे एक बात और जानना चाहता हूं, जब एमआईएम के एक विधायक ने कहा था कि मुझे 2 घंटे दे दीजिए, 15 मिनट। मैं कभी यहाँ पे ओवैसी जी को उनकी पार्टी से नहीं हूँ, उनका जवाब आप उनसे पूछिए। लेकिन मैं आप एक चीज कहना चाहता हूँ, आज यहाँ पे सरकार से सवाल पूछा जाएगा। पूछिए। आज आप मुझे एक चीज बताइए, आज से ठीक 2014 यानी 11 साल पहले का आप समय लीजिए, पूरा मीडिया सब लोग इस देश की सरकार से सवाल पूछते थे। लेकिन आज मैं पूछना चाहता हूँ, क्या इस देश की सरकार से सवाल नहीं पूछा जाएगा? अरे जब आपके आरएसएस के बड़े बड़े नेता ये कहते हैं कि भैया संविधान में संशोधन की जरूरत है, मोहन भागवत जी ने कहा कि आरएस की संविधान में जो है संशोधन करने की जरूरत है, उसको रिव्यू कमेटी बननी चाहिए। इनसे सवाल पूछा जाएगा कि संविधान क्यों नहीं खतरे में है। जब इनके नेता कहते हैं कि आरक्षण पे जो है हमें रिव्यू करने की जरूरत है कि क्या आरक्षण आज देना चाहिए, तो इस देश के पिछड़ों के अधिकार के ऊपर जो ये हनन करे, तो सवाल इनसे पूछा जाएगा। राइट राइट। अभी बड़ी अच्छी बात बोल दी इन्होंने कि देश के पिछड़ों के अधिकार की बात कर दी। मुझे मालूम है 40 वर्षों तक डायरेक्ट गांधी नेहरू के परिवार ने इस देश पर नहीं, देखो सवाल नहीं, तुम देखो, तुम बहस को डायरेक्शन नहीं देते हो, बहस को डायरेक्शन देना सीखो। इसने क्या बोला, तुम कहां चले गए? सवाल तुम्हें यह पूछना चाहिए कि मैं तुमसे, तुम संविधान की बात कर रहे थे, तो मुझे ये बताओ जब इस देश में इमरजेंसी लगी हुई थी तो 76 में 42वां संशोधन क्यों किया? एक मिनट, गला नहीं घोट दिया, बेकार वाली बात ना करो। कौन सी आफत थी और कौन सी मजबूरी थी, कौन सी जरूरत थी जब 42वां संशोधन कर दिया आपने, जब देश में इमरजेंसी लगी हुई थी? अब आप यहाँ पे जब इमरजेंसी को लेकर बात कर रहे हो ना, तो एक बहुत ज्यादा भ्रम फैलाया जाता है। अरे भैया ये नहीं सवाल पूछा, सवाल ये बिल्कुल देख लिया आम आदमी पार्टी, सवाल ये पूछा कि संविधान संशोधन आपने क्यों किया? नहीं, मैं आपका सवाल मैंने सुन लिया, मेरे को जवाब देने दीजिए। सबसे पहले आपने यहाँ पे सवाल पूछा कि इमरजेंसी क्यों लगानी पड़ी। नहीं पूछा, वो आपकी अंतरात्मा जानती है कि आपने क्यों लगाया। यू विल जस्टिफाई व्हाई यू हैव डन इट। मैं ये नहीं पूछ रहा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपने 42वां संविधान संशोधन क्यों किया उस स्थितियों परिस्थितियों में। पर मुझे एक चीज बताइए, क्या सोशलिस्ट सेकुलर जैसे शब्द शामिल नहीं होने चाहिए थे? होना चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी, मैं कह रहा हूँ होना चाहिए, लेकिन नॉर्मल जब कंडीशन वो थी तब वहां उस समय क्यों, ये जानना है। सवाल ये है
तो सवाल फिर आज यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी से भी पूछा ठीक जाएगा। है, आप टेक लियो पॉइंट, ठीक है, हाँ जी, हाँ, मैं टेक लियो पॉइंट, हाँ, एक आम आदमी पार्टी, मैं कानून पारित किया, अगर 150 सांसदों को निलंबित करके 3 कानून पारित करके भारतीय जनता पार्टी, तो सवाल उनसे पूछा ठीक जाएगा। ठीक 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 ठीक, देखिए सवाल आम आदमी पार्टी, चुनाव आयोग की जो प्रक्रिया है उस पर सवाल इसलिए उठाया जा रहा है क्यों भाई एक मिनट रुको, बहस ना करो यार, चल हाँ मैं बताऊंगा बाद में, हाँ चुनाव आयोग की जो प्रक्रिया है उस पर सवाल प्रतीक जी इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि उसमें बहुत सारी खामियां हैं। उसमें अभी हमारे एक पत्रकार साथी हैं, नाम लेना ठीक नहीं, भाई ठीक है, आगे बढ़िए, बहस में बढ़िया आगे आइए, हाँ बहस यही है कि आप जो प्रक्रिया कर रहे हैं उसकी इस समय कोई आवश्यकता थी नहीं। अब हम चुनाव आयोग की प्रक्रिया पे सवाल उठाते हैं, मिर्ची बीजेपी को लग जाती है। हम सवाल, आपको क्या प्रॉब्लम है भाई? अगर चुनाव आयोग काम कर रहा है उसमें कोई खामी है, हम उसमें आप उनको कह रहे हैं भाई ये चीज गलत है, इसको ऐसा करिए, ऐसा मत करिए। अब आप आधार कार्ड को नहीं मान रहे हैं, आधार कार्ड को कहते हैं आप बैंक से लिंक करिए, पैन कार्ड से लिंक करिए, इतना जरूरी दस्तावेज आप उसको मान नहीं रहे हैं, उसको वेरिफिकेशन में नहीं ले रहे हैं, ये गलत है ना। अगर हम इस पे सवाल उठा रहे हैं तो मिर्ची बीजेपी को हाँ, ये सवाल ठीक है, इसीलिए लगता है कि बीजेपी ने कुछ गड़बड़ कर रखा है, कुछ दाल में काला है और इलेक्शन कमीशन के जरिए वो वोटरों को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। और ये जो डाटा लिया जा रहा है उस डाटा में कुछ नहीं है, वो सिर्फ बैठ करके छांटना है कि हाँ ये हमारे हैं, इनके सारे कागज आ गए भैया, और ये हमारे नहीं है, इनका कागज नहीं आया, बस ये खेल है। जवाब नहीं कि भाजपा को मिर्ची क्यों? इनका एक ही लाइन का जवाब है, चोर की दाढ़ी में तिनका। एक मिनट रुको, अरे एक मिनट रुको, हाँ जी, आपने कहावत सुनी है, चोर की दाढ़ी में तिनका, बस वही है जवाब। चोर की दाढ़ी, क्या हुआ, क्या हो गया? बिहार के बारे में बोलेंगे, इनको कितना दिन हो गया बिहार के बारे में? सारण में कितने जिले हैं बताओ तुम, बताओ सारण में कितने जिले हैं? बिहार के हो तो बताओ। सारण तो खुद ही जिला है। माझी विधानसभा का इनको पता नहीं है, सारंग खुद जिला है, 38 जिले हैं, 38 जिले। अरे नहीं, तुम्हें मालूम है, 38 जिले हैं बिहार में। रुको एक मिनट, हाँ जी, हाँ तुम सुनो है, बुद्धत्व तुम्हें प्राप्त हो चुका है, तुम्हें बुद्धत्व प्राप्त हो चुका है, ये बहस तुम्हारे लिए बिल्कुल निरर्थक है। तुम किसी पीपल का पेड़ तलाशो और वहीं नीचे बैठो चुपचाप। हाँ जी, एक बहुत ही सेंसिटिव विषय है जो बिहार। भाई क्या हुआ तुम्हें, दिक्कत क्या हुआ? रुको यार महेंद्र, एक बहुत ही, जब लखनऊ के तो यहाँ क्या बिहार में क्या करोगे तुम बोल के? जाओ वहीं में अमीनाबाद बैठो। एक बहुत ही सेंसिटिव विषय है जो बिहार चुनाव में भी आगामी समय में केंद्रित होगा। महाराष्ट्र में जो है हिंदी भाषी और उत्तर भारतीयों के साथ जो अमानवीय और क्रूरता जो है एमएनएस के कार्यकर्ता द्वारा किया जा रहा है वो बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। हमारे देश के संविधान जो है, संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a), 19(1)(e), 19(1)(g) बोलता है कि हमारे देश के किसी प्रांत के किसी राज्य के वासी किसी दूसरे प्रदेशों में जाके रह सकते हैं, जो रोजी रोजगार कर सकते हैं। लेकिन राज ठाकरे जो है संविधान को मानने के लिए तैयार नहीं है। ये सारे राजनीतिक दल अभी हैं, अभी ये बहुत ही सेंसिटिव विषय है, ये इन लोगों में से किसी के मुंह से ये शब्द नहीं निकल रहा है। पक्ष और विपक्ष दोनों चुप है इस विषय पे। दलित मजदूर को मारा जा रहा है, वहां पे दिन प्रतिदिन डेली मारा जा रहा है। इस विषय पे जो है डिबेट होनी चाहिए राष्ट्रीय स्तर पे, इस विषय पे जो है वार्ता होनी चाहिए, क्योंकि वहां पे लगातार आप विभिन्न माध्यमों से देखते होंगे कि लगातार हिंदी भाषियों पे जो है अत्याचार किया जा रहा है। क्या हमारा मौलिक अधिकार नहीं है महाराष्ट्र में रह सकते हैं? क्या हमारा मौलिक अधिकार नहीं है गुजरात में रह सकते हैं? यहाँ पे ये लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? खाली बिहार विधानसभा में भी बीजेपी हो या विपक्षी पार्टी हो, उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सर वहां पे जो है रोजी रोजगार करने के लिए जाता है। आप 2011 के जनगणना के अनुसार देख लीजिए, 53 लाख जो है लगभग लोग हिंदी बोलते हैं, 47% लोग हिंदी बोलते हैं। ये 2011 का विधानसभा। मैंने तुम्हारा बहुत सेंसिटिव इशू है और इस पर कोई बोलता नहीं है। क्या हुआ इनको, क्या हुआ? ड्रिंकिंग किए हुए हैं। क्या किए हुए? ड्रिंकिंग। ये क्या ड्रिंकिंग, क्या ये पिए हुए है ना? ये पिए हुए हैं। क्यों बेइज्जती कराते हो यहाँ पे आके? जी एक मिनट रुकिए, बहुत सेंसिटिव इशू है, बहुत क्लियर इशू है। और ये खास तौर से जो
मराठी भाषी या हिंदी भाषी, तो कोई संघर्ष नहीं है, लेकिन ये जबरदस्ती का बनाया हुआ, एक सुनिए मेरी बात, जबरदस्ती का संघर्ष बनाया हुआ है और ये जबरदस्ती का संघर्ष ठीक नहीं है। और इसमें जो लोग बोलते हैं उनको बहुत क्लियर, बहुत साफ बोलना चाहिए, सहयोगी की तरह है, सहयोग की तरह है, और एक दूसरे के भाषा पे कोई विरोध या मतभेद नहीं होना चाहिए। जी जी, देखिए पहले मैं इस नौजवान की बात, पहले सारे लोग बैठेंगे। हाँ जी, नौजवान की बात को क्लियर कर दे कि इस इशू पे बोला गया है। तुम भी वही काम कर रहे हो बिहार। तुम वहां क्यों गए? तुम अंदर कैसे आए? तुम भाषा के नाम पर तुम भी वही काम कर रहे हो कि तुम्हारे भी क्या काम है तुम्हारा? बताओ, पहले अपना परिचय दो। मेरा नाम चंद्रजीत झा है। हाँ। मैं एक ट्रस्ट का संचालन करता हूँ। और क्या काम करते हो? मैं एक निजी कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर। और दूसरा इसके अलावा? छात्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष कुर्सी वो तो एकदम रस्सी के पीछे। ऐसा नहीं है कि रुकिए, छात्र संघ के चुनाव लड़े, भाषा का मुद्दा नहीं उठा सकते, बिल्कुल उठा सकते हैं, लेकिन भाषा के मुद्दे से अपनी नाव को पार मत करो। भाषा के तुम भी वही काम कर रहे हो कि भाषा की नाव पे बैठ के वैतरणी पार। कहाँ से आना हुआ आपका? सर मैं दिल्ली से ही हूँ, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा हूँ। सर अभी इतने सारे मतलब यहाँ पे कहते हैं कि ईवीएम हैक हो गया, ये हो गया, वो हो गया। जैसे इलेक्शन हारती ईवीएम तभी हैक हो जाता है। जैसे ही इनका इलेक्शन में हारना होता है तभी बोल देते हैं कि बीजेपी को मिर्ची लग रही है। सर मिर्ची भी लगेगी, तड़का भी लगेगा, और दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी दाल काली, और वो दाल है मखनी, और वो एक एक को कटोरी में डालकर पूरी जनता को बांटी जाएगी। और इतनी ही प्रॉब्लम है कि सरकार इनकी क्यों बनी, तो सर आप भी थोड़ा काम कर लेते, डेवलपमेंट विकास लोगों का कर देते, तो वोट की भीख नहीं मांगनी पड़ती, वोट अपने आप मिलते। और सर दूसरी बात, ये बात तो बता दो कि 60,000 महिलाओं को जो मैरिड है, जिनके हस्बैंड अलाइव हैं, उनको विधवा पेंशन दे रहे थे ये 4 साल से। उन महिलाओं का सिंदूर तो बीजेपी ने वापस दिलाया, ऑपरेशन सिंदूर की खंडन करने चले गए। पहलगाम टेरर अटैक को ये कह दिया कि वो बस एक टेरर अटैक है। सर रिलीजियस बेस्ड अटैक को रिलीजियस बेस्ड अटैक बोलने में किस बात की शर्म आती है आप लोगों को? एक बात को एक्सेप्ट करने में क्या प्रॉब्लम है? कोई छोटी सी प्रॉब्लम को अगर आप तिल का ताड़ बनाने में जाएंगे तो सर बहुत से तिल के ताड़ बन सकते हैं, लेकिन एक छोटी ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिस्टम के अंदर तक जाना पड़ता है। सिस्टम के अंदर देखो, तुमने बहुत अच्छा बोला। नाम क्या है तुम्हारा? सर काशवी, मैं आपके शो पे पहले भी आई हूँ। क्या नाम है? काशवी। अर्थ मालूम है हिंदी में इसका? नहीं। हाँ तो पढ़ोगे तभी तो पता चलेगा हिंदी। देखो भैया, तुमको एक बात बता दें, हिंदी का जो सबसे ज्यादा नुकसान किया है वो वही ऐसे ही लोग किए हैं। मैं तुमको बता रहा हूँ। और मैं ये नहीं मानना कह रहा हूँ कि गड़बड़ है कि छात्र आंदोलन में रहे हो तो तुम हिंदी की बात नहीं उठा सकते हो, बिल्कुल उठा सकते हो। लेकिन काशवी आपने बहुत अच्छा बोला, ठीक है। और ये बात आपने जो उठाई है, कैसे दिमाग में आई आपके बात? क्या करती हैं आप? पढ़ाई तो कर रही हैं इसके अलावा? सर उसके अलावा मैं एनजीओ में काम करती हूँ, और बाकी मेरा मतलब न्यूज वगैरह में मेरा काफी इंटरेस्ट है। और जो अभी दिल्ली के स्पीकर हैं विजेंद्र गुप्ता जी, मैं आया जी, आ गया जी। देखिए जो इन्होंने मिर्ची लगने वाली बात कही है, मैं उससे आगे बढ़ाऊंगा। मिर्ची क्यों लगेगी भाजपा को? भाजपा काम कर रही है। भाजपा ने बिहार के अंदर जो गठबंधन वाली सरकार है एनडीए की, हमने सुन लीजिए भाई साहब, सुन लीजिए आप, लगातार 15 मिनट आपने बोला है। हमने प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत लाखों किलोमीटर सड़कें बिहार के अंदर बनाई है। मुख्यमंत्री ग्राम योजना के तहत हमने दूर दराज गांव को शहर से कनेक्ट किया है। हमारे यहाँ बिहार में आज स्थिति यह है कि 24 घंटे पीएचसी के अंदर डॉक्टर मौजूद रहता है। डॉक्टर की व्यवस्था बेहद शानदार हुई है। सड़क का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, आप पटना में जाके देखें, जो मरीन ड्राइव। लॉ एंड ऑर्डर बता रहा हूं। लॉ एंड ऑर्डर क्या 90 से 2005 का आपको याद नहीं है? लॉ एंड ऑर्डर बेस्ट हुआ है। हमारे यहाँ टीटीएम होती है, ताबड़तोड़। तो ये कौन सी बात है? तुम दूर से दिखा रहे हो कि 2005 में ये किया था हमने, 2000। अब क्या हम तो रहे तो अभी रहे, पैदा हम अभी हुए। नहीं, बिहार की जनता ये जानती है कि उस 90 से 2005 के दौर में जाना नहीं चाहती है। आज विकास का मॉडल बिहार बना हुआ है। राइट, टेक योर पॉइंट जी। सबसे पहली बात, एक सबसे ज्यादा अहम मुद्दा बिहार में मैं यहाँ पे बात करना चाहता हूँ। यहाँ पे गुंडा राज को लेकर एक शब्द नहीं बोलेंगे। 2005, 90 की पता नहीं कौन सी तस्वीरें दिखाएंगे। गुंडा राज वो तभी। हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ ना। अरे भैया आज के समय पे आप इन सवाल, आपके बीच में नहीं बोला, आपके बीच में नहीं बोला। मैं यहाँ पे पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे
आज यहाँ पे चाहे पटना में बैंक मैनेजर हो, उनकी हत्या कर दी जाती है, उनकी गाड़ी जो है, गाड़ी समेत उनको जो है पानी में फेंक दिया जाता है, एक शब्द इनके मुंह से नहीं निकलता। बिहार में हो या कहीं और बीजेपी शासित राज्यों में हो तो कहते कि भैया अंदरूनी मामला है, इसमें हस्तक्षेप सरकार नहीं कर सकती। लेकिन भाई अगर बंगाल में हो, कर्नाटक में हो, सरकार बीजेपी की कोई जो केंद्र की सरकार है अपनी पूरी टीम भेज देगी। आज ही जो है आप देखें बंगाल में, वहाँ भी जान तो वहाँ भी है भैया, बंगाल में भी जान है। नहीं सुनो, बंगाल में पूरी टीम भेज दी, अरे इसलिए भेज दी क्योंकि वहाँ भी जान है। लेकिन उड़ीसा की उस बेटी का क्या होगा जिसने दम तोड़ दिया, जिस बेटी ने जो है अपनी लड़ाई थक हार के छोड़ दी क्योंकि उसको न्याय नहीं मिल पाया। तो न्याय हो, सबके साथ न्याय हो। प्रधान जी क्या कहते हैं? अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे ना, उनसे हो सकता मुंह से निकल गया कि मेरे यहाँ टीटीएम बहुत होता है, मतलब ताबड़तोड़ मालिश। हाँ तो इसी में लगे रहता ही है, अभी कह रहे थे। आप देखिए इनकी बताइए 11 बोला ताबड़तोड़ फैसले टीटीएफ बोला है, ये समाजवादी पार्टी वाले मतलब झूठ देख लीजिए, इनके ने कल्चर में झूठ है, इनके कल्चर। देखिए 11 दिन में 33 लोगों की गोली। देखो भैया, समाजवादी वाले अगर मालिश की बात नहीं करेंगे, पहलवान लोग हैं भाई, अगर मालिश की बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा मालिश? हाँ जो पूछिए। मुझे ये पूछना था कि अरे भाई बिहार राज्य में, उत्तर प्रदेश में क्या हाल था? मैं भदोही जिला का रहने वाला हूँ, आप गए थे गोपीगंज में शो करने के लिए, इनसे पूछो। किनसे? ये सपा वाले भैया से, जो सपा वाले सिर्फ अपने न्यूज का टाइम बर्बाद करने के लिए आते हैं, चाहे अरे ऐसा नहीं, अरे क्या हो, चाहे आपके जो मित्र हैं जो आपके साथ में पढ़े थे, हाँ वो जो मोटे वाले हैं, हाँ। वो ये सब सिर्फ टाइम बर्बाद करने के लिए आते हैं आप लोगों का। अच्छा, काम कुछ नहीं किया इन्होंने। पूछो इनसे कि क्या हालत थी उत्तर प्रदेश की। मैं भदोही जिला का पैदा हुआ हूँ और भदोही जिला में रहता हूँ। आप बताइए आपके राज्य में क्या था? 6 बजे के बाद में कोई नोएडा पार नहीं कर सकता था। गाँव की तो बात छोड़ दो, हमारे दोस्त का मेरठ में उनके पिताजी एक्सपायर हो गए थे रात को 10 बजे, हम लोग जा नहीं पाए, क्यों? डर के मारे कोई गोली मार देगा। सुबह 7 बजे गए हम लोग दिल्ली से। बड़ा अच्छी बात यार रुको यार, भदोहिया तुम हड़काओ ना यार। हाँ। ये कह रहे हैं कि सपा वाले देखो समय बर्बाद कर रहे हैं। ये देख लो बीजेपी की सरकार आ रही है, पोस्टेड है, गस्टेड ऑफिसर है, तभी तो भटक रहे हैं इधर। देखिए अरे अपने लिए करे ऐसी भटकोगे बेटा। और रही बात सपा की, जब सरकार थी आगरा से लेकर के लखनऊ तक का 322 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे केवल 2 साल के अंदर बना दिया गया। और सब जगह मेट्रो किसके टाइम में आई? सपा के समय में। वो एक्सप्रेस वे पे वो भी उतर गया। अभी एक जगह भी मेट्रो कहीं नहीं ला पाए। वो भी उतर गया योगी जी। अरे एक्सप्रेस पे वो भी उतर गया। फाइटर पे ले। अरे एक्सप्रेस वे तो वो भी कह सकते हैं बनवा दिया, तुम्हारा में तो वो उतर गया क्या? फाइटर। हाँ सारे पुलिस वाले लगा दिए थे। अरे रुको, तुम लोग ऐसा बहस नहीं। ठीक नीति, सपा की जब सरकार थी तो समाजवादी पार्टी के मंचों से अतीक अहमद जैसे गुंडे के कुत्ते की टांग से हाथ मिलाए जाते थे। सपा की जब सरकार थी तो मुजफ्फरनगर में दंगे कराए जाते थे, विशेष वर्ग को, विशेष धर्म को उसके मुआवजा दिया जाता था। सपा की जब सरकार थी बेटियां बाहर नहीं निकल सकती थी और पार्लियामेंट के मंच से सपा के सुप्रीमो बोलते थे लड़के हैं, लड़कियों से लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। 42 जिलों को 4 लेन से जोड़ने का काम सपा ने किया। हरदोआगंज से लेकर के कई जगह विद्युत उत्पादन का संयंत्र हमने लगाए। बताओ 1 यूनिट उत्तर प्रदेश में लगी हो। मैंने चुनौती दे रहा हूं कि 1 यूनिट भी बिजली उत्पादन का अगर एक भी संयंत्र लगाया हो योगी जी ने, 1 मेट्रो लाने का काम किया हो तो बताइए। अरे उद्घाटन खींची ली जेब में और जो सपा के काम थे अखिलेश जी को उसको काटने का काम किया। बकाया 1 भी ना के पुलिस मुख्यालय। राइट। अरे चुन यार, बिहार से मामला था। चुनाव बिहार का मामला है। सर कह रहा हूँ कि अंगूर नहीं मिले तो अंगूर खट्टे हैं। अंगूर नहीं मिले तो कहते हैं कि अंगूर खट्टे हैं। हाँ। ईवीएम से पहला चुनाव 2004 में हुआ, दूसरा 9 में हुआ। गड़बड़ी थी, सरकार इनकी थी, हटा देनी चाहिए थी। 2009 में ही हटा देनी चाहिए थी। न रहता बांस न बजती बांसुरी, आज ये ढिंडोरा पीटते ही नहीं। और तो बिहार में कहाँ के रहने वाले हो? दरभंगा का। यार दिमाग बड़ा जबरदस्त लगाते हो दरभंगा वाले हैं। हाँ जी बोलो। मैं ये कह रहा हूँ सर कि ये लोग कह रहे हैं कि आज इन लोगों को प्रदेश में, हर प्रदेश में घोटाला दिख रहा है। समाजवादी पार्टी को कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में दिख रहा है कि यार इस जगह पैसे लिए जाते हैं, उस जगह तेजस्वी यादव जी को दिखता है कि उसमें पैसे लिया जाता है।
2.5 साल 15 से 17.5 तक तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे, तब तो नहीं हो रहा था घोटाला। ये लोग एक जब ग्रुप अब किसी चीज का उपमा दे तो कहते हैं कि हमको ये कह दिया। जब दो नहीं हो यार, उन्होंने 17 महीने में कितनी नौकरियां बांटी? 17 लाख में। मैं असलियत बताता हूँ नौकरियों का, मैं आंखों देखे बता। अरे नहीं, तो देखो भाई, ये तो बात वाला था, ये ना, ये कैसे बात हो जाएगा? तुम इधर बोलोगे उधर ना। अरे भाई साहब क्या हुआ? इधर आइए मेरे आज, इधर आइए। कमल जी बहुत बहुत स्वागत है आज आपका, बहुत बहुत स्वागत है। कमल जी आ गए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बुजुर्ग आदमी हमारे, बैठिए जी। मैं तो बस यही कहना चाहूंगा, ये देश हमारा भारत विश्व गुरु है और इस देश में हम शरणार्थियों को शरण तो दे सकते हैं, लेकिन कोई बाहरी व्यक्ति आकर घुसपैठ करे, अवैध रूप से रहे, तो उसे हम इस देश में स्वीकार नहीं कर सकते। भैया मैं यही बता रहा था कि ये मगध के सब, ये बिहारी है, मगध अलग नहीं है। उस समय भी ये प्रश्न उठा, तब कहा गया था कि ये विदेशी हमारे देश में घुसकर हमारी पौर सभा में बैठकर हमको ही चैलेंज करेंगे, हमारे अधिकारों को समाप्त करेंगे। और आज यदि हम इन लोगों को घुसने देते हैं तो ये हमारी विधान। भाई साहब आधी हिस्ट्री, भाई साहब आधी हिस्ट्री बताते हो आप। और जब आप शादी कर लेते हो तब क्यों यूनानी से शादी कर ली थी कि नहीं मौर्य में? फिर तब सही था, तब सही था। जो सेल्यूकस की बेटी थी मेगास्थनीज इंडिका में लिखा हुआ है, तो फिर शादी कर ली थी। लेकिन हम यहाँ पर फिर नाम लेके बोल रहा हूँ, हम आदरणीय सोनिया गांधी जी की बात नहीं करेंगे। अरे तौबा, मैंने तो बात ही नहीं करी, मैंने तो बात ही नहीं करी, आप ही ने बात करी, आप ही ने बात करी। पाजी कहाँ से आना हुआ आपका? राजस्थान से। बहुत बहुत। राजस्थान में कहाँ से? गंगानगर, बिल्कुल एकदम बॉर्डर से आए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच पाजी। वो स्टूडेंट्स जर्नलिज्म के जो अभी शरीक हुए शो में, बहुत बहुत शुक्रिया। वो नेवी ऑफिसर जो मुंबई से आए हैं, उनकी पत्नी केंद्रीय विद्यालय में है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उन्नाव से आए हुए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। कहां से आए? बेगूसराय। अरे बेगूसराय, जिंदगी भर न भूलेगी वो शाम बेगूसराय की। बेगूसराय तो बेस्ट है। नहीं, क्या हुआ? कोई बात नहीं, बेगूसराय से बहुत बहुत स्वागत है भैया। पानी वानी पियो, पानी पियोगे ना? हाँ पानी दो उनको, बेगूसराय पाकिस्तान पानी दो, बहुत अच्छी बात। हाँ जी, कहाँ से आना हुआ? नालंदा बिहार। नालंदा बिहार से। मुझे लगता है कि 1% तो यहीं पे खड़े हैं बिहार के लोग। जी बोलो। 1% नहीं, अगर हकीकत में देखा जाए तो दिल्ली हो, मुंबई हो या साउथ का कोई सिटी हो, अगर उसे बनाने का काम किया तो वो बिहारियों ने किया है। आज जो भी लोग हैं, आज की आर्थिक स्थिति यह है कि अगर बिहारी हर जगह से वापस हो जाए तो हो सकता है सारे सिटी डाउन हो जाएंगे। अर्थव्यवस्था कहाँ जाएगा वो तो बात की बात है, वो सारे लोग जानते हैं। रह गया भाई ये भैया दूसरी सवाल, आज जातिगत जनगणना की तो सारी पार्टियां लगी रहती है करवाइए, मगर जातिगत जनगणना के हिसाब से अब जनगणना करवा लेते हैं तो जो उस ये पिछड़े वर्ग में भी जिनको आरक्षण मिल चुका है वो तो आरक्षण का फायदा ले रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि अगले वर्ग में जो ऊंची जाति में उनमें गरीब नहीं है, तो क्यों ना उस विपक्ष भी ये सत्ता में चाहे सत्ता विपक्ष दोनों तालमेल मिला के ऐसा क्यों नहीं करते? ये नहीं जो कमजोर वर्ग है उन्हें आरक्षण मिलेगा। वो कहते हैं जातीय जनगणना का मकसद भी यही है। वो ये कहते हैं कि जो हाशिए पे हैं, बिल्कुल एकदम हाशिए पे, कोने पे, उनको ऊपर लाने का मकसद है। और जिनको रिजर्वेशन या जो चीजें मिल चुकी, जो क्रीमी लेयर है, वो तो कहते हैं कि क्रीमी लेयर पहले ही से। लेकिन भैया इससे बात आगे बढ़ गई है। अब तो ये है कि 65% की बात है, तो बहुत आगे बढ़ गया, पानी बहुत ज्यादा निकल गया गंगा जी में। अब सब सोचो 65% की बात है। जी ठीक है, लेकिन सुझाव तुम्हारी बात और जो तुम कहना चाहते हो वो बात तुम्हारी क्लियर हुई। जी जनाब, कहाँ से हैं आप? सर मैं मधुबनी बिहार से हूँ। जहानाबाद। रुका जहानाबाद। सर मेरा क्वेश्चन बीजेपी कांग्रेस राजद सबसे है, बिहार में इंडस्ट्री कब आएगी? सर मैं पैदा हुआ बिहार में, एजुकेशन के लिए चेन्नई जाना पड़ रहा है, तो कभी मुंबई जाना पड़ रहा है, अभी नौकरी हैदराबाद में कर रहा हूँ। अपने घर वापसी कब होगी? ये सब जुमलाबाजी जो है बीजेपी भी और कांग्रेस भी सब हमेशा मतलब बोलती है कि मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, पर ग्राउंड पे कुछ नहीं हो रहा है। वो 1 करोड़ का वादा किया है नीतीश जी ने और जॉब मेला कांग्रेस करने जा रही है। और वो जो आरजेडी ने तो पहले भी किया था, और वो तो कहते हैं कि 17 महीने की सरकार में मैंने ये इतने दिए, और उन्होंने भी एक रोजगार मेला किया। हाँ जी, तो जहानाबाद सुन लें दो। जहानाबाद बोलो, क्या नाम? जहानाबाद। निसार मेरा नाम है। निसार भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच निसार भाई। सर भाई नौकरी को लेके सर हम कहाँ काम कर रहे हैं आप? सर मैं दिल्ली में काम कर रहा हूँ सर। और रहने वाले जहानाबाद के? कितने साल हो गया दिल्ली में? सर 15 साल हो गया। बहुत अच्छी बात है, अब तो यहीं के हो गए। हम चाहते हैं कि वोट कहाँ है आपका? वोट कहाँ? सर बिहार में है सर। वोट बिहार में। हमें लग रहा तुम कह रहे थे यहाँ भी है वहाँ भी है। एक ही जगह है सर, बिहार में भी वोट होगा। अच्छा ठीक है सर। सर कहाँ से हैं आप? मैं गुजरात अहमदाबाद से हूँ।
अमित व्यास नाम है और मैं पिछले 15 साल से गुजरात में रह रहा हूँ। जिस अदानी और अंबानी को ये लोग गालियां देते हैं, जिस अंबानी अदानी को दिन रात ये बुरा भला बोलते हैं, उस अंबानी अदानी ने पूरा बिहार, बंगाल और यूपी बसाया हुआ है गुजरात में। तो क्यों ना उनका रेड कारपेट आप बिहार, बंगाल और यूपी में करें, ताकि वहाँ के जो लोग हैं वो वहाँ पर उनको जॉब और रोजगार मिले। क्यों दिन रात उनको गालियां देते हैं उन बिजनेसमैन को जो वहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं और वहाँ आना नहीं देते हैं? वो बहुत सारे पॉलिटिकल कारण भी होते हैं, बहुत पॉलिटिकल कारण है, बहुत रीजन भी है उसके। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। कहाँ से आना हुआ सर आपका? मैं सर यहीं सादरे से हूँ। अच्छा, रहने वाले यही दिल्ली के हैं? हाँ जी, दिल्ली रहने वाला तो गोरखपुर का हूँ मैं। हाँ, तो बिल्कुल एकदम बॉर्डर पे आ गए। बोलिए। अध्यापक हूँ जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। अध्यापक, जिस सभा में अध्यापक होते हैं वो सभा जो है सर्वोच्च होती है। जी सर 1982 से लेकर और 2021 तक मैंने कितने ही चुनाव कराए हैं, कम से कम 20-25 चुनाव तो मैंने कराए होंगे सारे मिलाकर। और उस समय की जो चुनाव प्रणाली थी, मैं उस पर थोड़ा सा बोलना चाहूँगा कि जब हम लोग ड्यूटी पर जाते थे तो हम ये घर पे बोल कर जाते थे कि आ गए वापिस तो ठीक, नहीं आए तो भैया काम कीजिए कर देना। ये बक्से छीन ले जाते थे और गोली बंदूक जो है, अंदर आइए, संविधान बहुत ज्यादा खतरे में है, अंदर आ जाइए, बहुत ज्यादा खतरे में है संविधान। जी, नाम बोलिए। कृतिवास ओझा। कृतिवास ओझा, रिटायर्ड कहाँ से डिपार्टमेंट? प्राथमिक विद्यालय भरसी, क्षेत्र पे। आप फिर से बोलिए, संविधान जहाँ से खतरे पे आया है। सर 1982 से लेकर और 2021 तक मैंने चुनाव ड्यूटी की है। और सेशन से पहले, चुनाव आयोग जो सेशन थे उनसे पहले हम लोग चुनाव पर जाते थे तो घर आने की वापसी हमारी नहीं, कोई उम्मीद नहीं होती थी कि हम वापिस आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि बंदूक के साए में हम लोग चुनाव डलवाते थे और चुनाव जो है बैलेट बॉक्स उठाकर भाग जाते थे और उसमें अपने मर्जी से जो बैलेट लगाकर निशान जो है लाके इसमें डालते थे। ना तो प्रशासन कुछ कर पाता था और ना कुछ कर, क्योंकि एक सिपाही जो डंडा लेकर जो है सिर्फ ड्यूटी देता था वहां पर, और इतने लोगों के बीच में वो करे भी क्या। दूसरी बात रही, अभी मैडम ने बोला कि उसका खेल चल रहा है, जो समय क्या नाम बताएंगे? नहीं, घुसपैठियों नहीं, वो जो वोटर लिस्ट जो बन रही है, हाँ, रिव्यू, उसके अंदर टारगेट सेट किया गया है। मैडम आपको मालूम नहीं है, आप तो मेरी बेटी की उम्र की होंगी, अभी तक पैदा भी नहीं हुई थी। सन 1975 में आपने टारगेट सेट देखा ही नहीं। 9-10 साल के बच्चों की नसबंदी कर दी गई थी और जितने सरकारी कर्मचारी थे उनको ये टारगेट दिया था कि 3-4 अगर उनको केस नहीं दिया गया नसबंदी का तो उनको नौकरी से निकाल दिया जाता था। मेरे पिताजी ने अपनी नसबंदी कराई, हमारी माताजी की कराई और हमारे बूढ़े दादाजी की नसबंदी कराई, तब जाके उनकी सर्विस बची रही। तो आपके पिताजी की नसबंदी हुई? जी हाँ। हमारी माताजी की नसबंदी हुई और हमारे दादाजी की नसबंदी हुई, तब 3 केस हमारे पिताजी को मिले और उनकी नौकरी बरकरार रही। तो मुस्कुरा रहे हो? मुस्कुरा रहे हो? कान नोच के हाथ में दे देंगे जो तुम नसबंदी जानते हो क्या? नसबंदी क्या? सर कुछ नहीं कहना चाहते। पिताजी की नसबंदी हुई जी, माताजी की नसबंदी हुई, दादाजी की नसबंदी हुई, तब नौकरी बची। तब नौकरी बची और उसमें भी जो है पिताजी को क्या नाम कहते हैं, जब नसबंदी उन्होंने करा दी, गांव में डीएम की मीटिंग थी और वहां पर उन्होंने बोला आप अध्यापक हैं, अगर आप आगे आएंगे लोगों को मोटिवेट करेंगे तो लोग इसके लिए अग्रसरी तो होंगे कराने के लिए। तो पिताजी ने हमारी नसबंदी कराई, घर वालों ने बहिष्कार कर दिया उनका। तो इन्होंने 3 डिसमिल जो जमीन उनके नाम नसबंदी के एवज में मिला और वो भी बाद में हड़प लिया, कोई कागज वागज कहीं कुछ नहीं हुआ। अच्छा, नसबंदी कराओ तो जमीन मिलती थी? हाँ, जमीन मिलती थी, 3 डिसमिल। 3 डिसमिल जमीन मिलती थी? जी हाँ। जी, नहीं, कोई मैं जनता पे छोड़िए गुरुजी, जनता पे। इंदिरा गांधी का फैसला गलत आता है और वो इस तरह की आपातकाल थोपती है जिसमें ये बात जो अभी मास्टर साहब कह रहे हैं रोंगटे खड़े हो गए। यहाँ पे इन्होंने झूठ बोला। बेशक इलाहाबाद हाईकोर्ट का आया था, लेकिन आरएसएस के जो उस समय के तीसरे जो संचालक थे उन्होंने बकायदे इंदिरा जी को पत्र लिखा था, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बहाल की थी। अरे भैया